नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी की कहानी आप क्या कर रहे हैं। भैरव प्रसाद जी की अन्य कहानियाँ और उपन्यास गंगा मैया आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसकी याद आती है हर कहीं, मेरी आंखें उसे हमेशा ढूंढती रहती हैं। आखिरी बार मैंने उसे इस शहर के बड़े स्टेशन के पब्लिक ब्रिज के पास देखा था और उसके पहले स्टेशन रोड के फुटपाथ पर। उसकी याद आती है और बराबर आती है। एक बार उसे देख लेता तो मन को कम से कम यह तसल्ली तो हो जाती कि वह इस संसार में अभी है। कितने दिन हो गए उसे देखे, फिर भी उसकी याद नहीं जाती। यह कैसी अजीब बात है कि पहली बार जब मैंने उसे देखा था तभी उससे प्रभावित हो गया था और फिर कभी भी मैं उसे भुला ना पाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि सबसे पहले मैंने उसे अपने एक मित्र के यहाँ देखा था। इस शहर में एक कॉलेज में मुझे नौकरी मिली थी। अपना डेरा ठीक करने के पहले मैं अपने इस मित्र के यहाँ 2 दिन ठहरा था। रात एक गाड़ी से पहुंचा था और सुबह चाय पर हम बैठे तो मेरे मित्र ने पुकारा, नवाब साहब। बगल में रसोई थी। दरवाजे पर आकर उसने कहा, जी कहिए। मैं तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। 12-13 वर्ष का लड़का, साफ सुथरे कपड़े, गंदुमी रंग, बड़े ही तीखे नक्श, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और नुकीली कि जैसे देखने वालों की आंखों में गड़ी जा रही हों और उन पर घनी बड़ी बड़ी बरौनियों के साए तो ऐसे कि जैसे किसी को भी अपने नीचे ढक ले। चौखट पर उसके उस तरह अकड़कर खड़े होने और दबंगई से बोलने के अंदाज से तो मैं दंग ही रह गया। जी, अर्ज यह है हुजूर कि हम मेज पर हाजिर हैं, जरा चाय वाय लाने की मेहरबानी करेंगे। मेरे मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आया और वह अंदर चला गया। यह कौन है? मैंने कुछ ना समझते हुए धीरे से पूछा। मेरा मित्र धीरे से हंस पड़ा। बोला, यह नवाब साहब है। इनके वालिद हजूर ने बीमार होकर 1 हफ्ते की छुट्टी फरमाई है। उनकी जगह पर इन्होंने गद्दी संभाल ली। 2 दिन हुए इनको आए हुए, लेकिन इसी बीच इन्होंने अपनी रसोई की सल्तनत में इनकलाब कर दिया। बड़ी लाजवाब हस्ती हैं ये, तुम खुद इन्हें जान जाओगे। यह छुपे रहने वालों में नहीं है। मालूम तो कुछ ऐसा ही देता है, मैंने कुछ समझ कर कहा। मुझे तो इनके पहले तेवर ने ही गुलाम बना दिया। यह अच्छा हुआ कि तुम पहले ही इनके तेवर से परिचित हो गए, वरना। मेरे मित्र ने हंसकर कहा, कहीं कोई हल्की बात तुम्हारे मुंह से निकल जाती तो ये हजरत इस तख्ते था उसको लात मारकर निकल भागते और हम 2 रोटी के लिए तरस जाते। ऐसा मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। तब तो सच ही ये अज्ञातवासी पांडवों में से कोई मालूम होते हैं। इसे मैं तुम्हारा सौभाग्य समझू या? भाई, मैं तो सौभाग्य ही समझता हूँ। अभी नाश्ता आता है तो तुम्हें भी मेरा सौभाग्य मालूम हो जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि इनके वालिदजान बीमारी पड़े रहे तो अच्छा। तभी उसने नाश्ता मेज पर लगा दिया। उसके हाथों को देखने से यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वह नाश्ता मालिक के लिए लगा रहा है या अपने लिए। मुझे तो यह शक हो गया कि यह भी कहीं हमारे साथ बैठकर तो नाश्ता नहीं करेगा। लेकिन हर चीज कायदे से लगाकर वह फिर रसोई में घुस गया। मेरा ख्याल था कि मेरा अफसर मित्र साहबी चीजें खाता होगा, लेकिन यहाँ तो सभी देसी, घरेलू और रोज की जानी पहचानी चीजें थी। मीठी टिक्की के अंदर लजीज हलवा भरा हुआ था और नमकीन टिक्की के अंदर खड़ी बघारी हुई मूंग और उनके ऊपर एक एक मक्खन की टिक्कियाँ और एक एक प्लेट पपीते की। उंगली चाटते हुए मेरे मित्र ने कहा, बोलो। मैंने कहा, मान गया, अब तो तुम्हें घर बसाने की भी जरूरत नहीं। मेरा मित्र जोर से हंस पड़ा। बोला, एक ही कारीगर है, ये ऐसी ऐसी जिद्दत पैदा करता है कि इनकी उम्र में देखकर हैरान हो जाना पड़ता है। उस दिन शाम को ऑफिस से लौटा तो आप बरामदे में बेत की कुर्सी पर तशरीफ रखे हुए थे। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा तो आप खड़े होकर चाबी मेरी ओर बढ़ाते हुए फरमाते हैं, अब्बा बीमार पड़ गया है। मैंने पूछा, आप? इन्होंने फरमाया, मैं उसका लड़का हूँ। ओह, तो आप मुझे इतला देने आए हैं? नहीं, उनका काम संभालने आया हूँ। मैं तो इनकी तरफ देखता ही रह गया। बोला, आप उसका काम संभालेंगे? मालूम है वह यहाँ क्या क्या काम करता है? आप आंखें चढ़ाकर बोले, मालूम है। मुझे विश्वास हो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मैंने पूछा, आप क्या खाना बना लेते हैं? इस पर तो आप तुनक ही गए। कहते हैं, काम देख लीजिए साहब, बात करने से क्या फायदा। अब मैं क्या करता, सोचा देख ही लिया जाए, वरना होटल तो बने ही हुए हैं। मैंने इन्हें रसोई और स्टोर दिखा दिया।
बोले, खाना कै बजे खाते हैं? मैंने बता दिया 9 बजे। सोचा कह दूं अभी चाय लूँगा, लेकिन फिर यह सोचकर कि लड़के पर जहमत क्यों डालूं, मैं खामोशी रहा। मैं कपड़े बदल रहा था तो स्टोव की आवाज़ आई। हाथ मुँह धोकर बैठक में आ सोचने लगा कि होटल से चाय पी लूं कि घी की सुगंध आई। मैं सिगरेट जलाकर यूं ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद आप आकर पूछते हैं, चाय कहाँ लेंगे? मैं इनका मुंह देखता ही रहा। चाय? चाय बनाई है क्या? हाँ जी तैयार है, आप कहाँ लेंगे? मैंने कहा यहीं ले आइए। तुरंत ही सजी हुई ट्रे मेरे सामने मेज पर आ गई। एक प्लेट में बेसन का हलवा और दूसरी में नमकीन कचरी, टिकौजी से ढका हुआ टीपॉट, दूध, चीनी और एक गिलास पानी। मैं हैरान होकर इतनी चीजें इन्होंने इतने कम समय में कैसे बना ली। हलवा बेहद लजीज था और कचरी बिल्कुल खस्ता। जितनी हैरानी उतना ही मजा। चाय पीकर मैं सिगरेट जला ही रहा था कि आप हाजिर। मैंने कहा भाई खूब, आपकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आप टेर उठाते हुए बोले, शुक्रिया, और मेरी और एक नज़र फेंक कर चलते बने कि अभी आप मुझे क्या समझते हैं। थोड़ी देर बाद मैं यह पूछने रसोई की ओर गया कि रात या सुबह के लिए सब सामान है ना, कि देखता हूँ डाइनिंग रूम में मेज पर आप बाकायदा जमे हुए चाय और नाश्ता ले रहे हैं। मुझे बेहद बुरा लगा, लेकिन यह सोचकर मैं वहां से लौट आया कि इन्हें बाद में समझा दूंगा। तो तुमने समझाया? मैंने मित्र से पूछा। नहीं, मित्र बोला, रात को मैं खाने पर बैठा तो ये आप ही बोले। शाम को उस तरह मेरा चाय लेना आपको बुरा लगा? देखिए साहब, जहां तक काम का संबंध है मैं आपका नौकर हूँ। काम में कोई नुक्स हो आप मुझे डांटिए, लेकिन जहां तक आपके और मेरे बीच व्यवहार का संबंध है मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वहां मुझे नौकर न समझे, बल्कि अपने बराबर का समझे। मैं इनका मुंह ताकने लगा तो ये बोले, एक बात पूछता हूँ, आप बुरा ना माने, आप यह बताने की मेहरबानी करेंगे कि आपको उस तरह मेरा चाय पीना क्यों बुरा लगा? बात यह है कि मैंने कहा जो कायदा कायदा है। क्या कायदा? आप पूछ बैठे। यही कि साहब लोगों, मैं आगे क्या कहूँ, मेरी समझ में ना आए। फिर बोला, भाई अभी तुम बिल्कुल लड़के हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम जैसे चाहो खाओ पियो, एक हफ्ते की तो बात है। नहीं साहब, आप बोले, इस तरह तो मैं नहीं रह सकता। मेरा इस तरह खाना पीना आपको बुरा लगेगा तो मैं कैसे रह सकता हूँ? मैंने यूं ही कह दिया, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आपने बात कह दी, मैंने समझ ली। आप जैसे चाहिए रहिए, सही है। ठीक कह रहे हैं ना आप? आपने फिर पूछा। हाँ, और मैं क्या कहता। मैंने सोच लिया था कि जरा इन अजूबे साहब को देख लिया जाए। इनके चेहरे का तनाव कम हो गया। मैंने पूछा, आपका शुभ नाम? नवाब, इन्होंने फरमाया। आप कुछ पढ़े लिखे हैं? जी। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? कोई इम्तिहान तो नहीं दिया, लेकिन अखबार पढ़ लेता हूँ। अखबार? जी, इनकलाब अखबार मैं हर हफ्ते खरीदता हूँ और दूसरा अखबार भी पढ़ता हूँ। तो क्या आप इनकलाबी हैं? जी। अभी से? जी। कैसे, मतलब यह कि आपने कहाँ इनकलाब का सबक लिया? डॉक्टर चचैया को आप जानते हैं? हाँ, वह इनकलाब के संपादक थे ना, लेकिन वह तो 3 साल पहले जेल में मर गए थे। जी, मरे नहीं थे, मार डाले गए थे। कुछ हल्ला गुल्ला तो हुआ था। तो आप? जी, मेरी माँ उनके यहाँ काम करती थी। आप जानते हैं, उनकी पत्नी अपने मजदूरों के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती है। उन्हीं के स्कूल में मेरी भी पढ़ाई लिखाई हुई। मैं बचपन से ही माँ के साथ उन्हीं लोगों के यहाँ रहा, माँ की मदद करता था और उनके स्कूल में पढ़ता था। तो खाना बनाना आपने वहीं सीखा? नहीं, वहाँ तो लोग बहुत ही मामूली खाना खाते थे। खाना बनाना मैंने सिंह साहब के यहाँ सीखा। कौन सिंह साहब? बैरिस्टर जो नॉर्थ रोड पर रहते हैं ना, उनके यहाँ मेरा चाचा बावर्ची है। और वहाँ की नौकरी आपने क्यों छोड़ी? एक दिन उनके मेहमान ने मुझे गाली दे दी थी। फिर मेरे एक साथी ने बीड़ी के एक कारखाने में मुझे काम दिला दिया। ओह, तो वहाँ आप क्या करते थे? वहाँ रैपिंग डिपार्टमेंट में मैं काम करता था। यह काम आपने क्यों छोड़ा? वहाँ हड़ताल हुई और हम कई आदमी निकाल दिए गए। हमारा केस चल रहा है। फिर यह आपके यहाँ आया हूँ अब्बा के एवज में। तभी नवाब आ गया और टेर उठाते हुए उसने मेरी ओर संकेत करते हुए मित्र से पूछा, आपका भी खाना बनेगा? मित्र ने कहा दिया हाँ। वह चला गया तो मित्र ने मुझसे कहा, आओ चलो मैं तुम्हें इनकी कोठरी दिखाऊं। इनके वालिद साहब बरामदे में ही सो बैठ लेते थे, लेकिन इन्होंने कहा मुझे कोई और जगह दीजिए। उधर कोने में एक बेकार सी कोठरी पड़ी हुई थी। मैंने सहमे सहमे ही इन्हें वह कोठरी दिखाई और कहा, और कोई जगह तो मेरे पास नहीं है, देख लीजिए कोठरी अगर आपके लायक नहीं है तो। और इन्होंने देखकर कहा, ठीक है, रह लूंगा। वह कोठरी सचमुच बड़ी बारीकी से देखने की चीज थी।
छोटी सी कोठरी साफ और करीने से सजी हुई। एक और दीवार से लगकर फर्श पर एक चटाई बिछी थी, दूसरी ओर दीवार से लगकर ईंटें सजाकर उन पर दफ्तियों के टुकड़े रखकर 2 खानों की रेक बनाई गई थी। उस पर अखबार और कुछ किताबें सजाकर रखी हुई थी। ऊपर की दफ्ती पर एक टूटे हुए गिलास में गुलदस्ता सजा था और उसके दोनों ओर मदार के फूल के 2-2 तोते बैठे हुए थे। दरवाजे के पास कोने में ईंटों पर एक छोटी सी सुराही ढक्करे से ढकी हुई रखी थी। मेरे मित्र ने कहा, और यह देखो। सामने की दीवार पर कीलों से 3 हैंगरों में एक कमीज, एक तय किया हुआ पजामा और एक छोटा तौलिया लटके हुए थे। मित्र ने एक हैंगर को हाथ से पकड़कर कहा, देख रहे हो इनकी करामात? वे हैंगर टहनियों के बने हुए थे। दंग होकर मैंने कहा, भाई कमाल है, यह तो एक आर्टिस्ट है। अभी यह इनकी 2 दिनों की करामात है। मित्र ने कहा, आगे कुछ दिन और यह यहाँ रह गए तो तुम समझ ही सकते हो कि यह कोठरी कैसा रूप धारण कर लेगी। तीसरे दिन सुबह मैं जाने लगा तो नवाब को बुलाकर मैंने 2 रुपये उसकी ओर बढ़ाए। उसने पूछा, यह क्या है? मैंने कहा, बख्शीश। भौएं चढ़ाकर वह बोला, बख्शीश और भीख में क्या फर्क है? यही ना कि बख्शीश आप ही दी जाती है और भीख मांगने पर दी जाती है। माफ कीजिए साहब, बिना मेहनत के मेरे लिए 1 कौड़ी भी हराम है। मारे शर्म के मेरा सिर झुक गया। किसी तरह का माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मित्र ने कहा था कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाती तो मेरे ही यहाँ खा लिया करना, लेकिन 2 दिनों तक मैं उसके यहाँ न जा सका, अपने इंतजाम में ही फंसा रहा। फिर भी उस लड़के की याद बराबर आती रही। मुझे लग रहा था कि जाने कब वह वहाँ से चला जाए। ऐसे नौकर के साथ भला कोई कब तक निभा कर सकता है? लोगों में ऐसी समझ और उदारता कहाँ है कि वे नौकर की भावनाओं की भी कदर कर सकें और उसके साथ बराबर का व्यवहार कर सकें। यहाँ तो लोग नौकर को गुलाम समझते हैं, अपने कुत्ते से भी हीन समझते हैं। मेरी समझ में ना आता कि इस लड़के का गुजर कैसे होगा। यह तेवर, यह दिमाग और यह समझ लेकर वह इस जमाने में कैसे चल सकेगा। आगे चलकर ठोकरें खा खा कर वह रास्ते पर आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता। उसकी बातें कच्ची उम्र की भावुकता या नासमझी की उपज नहीं लगती। उसकी बातें तो गहरी समझ, पक्के आत्मविश्वास और प्रबल साहस से फूटती सी ज्ञात पड़ती हैं। उसकी हैसियत के लड़के में ऐसी बातें, उसके भविष्य के विषय में कोई भी कल्पना करना मेरे लिए असंभव था। शायद यही कारण था कि मुझे उसमें उतनी गहरी दिलचस्पी हो गई थी। और आखिर तीसरे दिन मैं अपने को रोक न सका। नवाब के बाप की 1 हफ्ते की छुट्टी आज खत्म हो रही थी। सोचा कि फिर न जाने कब नवाब को देख पाऊं या ना देख पाऊं, आज चलकर देख लूं। जानबूझकर रात को मैं काफ़ी देर से मित्र के यहाँ पहुंचा, इसलिए कि खाने पीने की कोई बात ही ना उठे। मित्र के घर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के शीशों से अंदर की रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बरामदे से किसी की आवाज़ आई, कौन है? साहब नहीं है? यह आवाज़ नवाब की तो नहीं थी। मैंने वहीं से खड़े खड़े पूछा, नवाब है क्या? तभी बरामदे की बत्ती जल उठी और एक लागर बूढ़ा सा लंबा आदमी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बोला, कुर्सी पर बैठ जाइए साहब, नवाब तो कल 9 बजे ही चला गया था। मैं उसका बाप हूँ साहब। साहब अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं, कह गए हैं कि देर से लौटेंगे। आपकी छुट्टी तो आज तक थी ना? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ साहब, छुट्टी तो आज तक थी, लेकिन यह लौंडा भाग खड़ा हुआ तो क्या करता? उसे तो कोई परवाह ही नहीं। लेकिन मैं कैसे घर बैठा रहूं? ड्यूटी ना बजाऊं तो बाल बच्चे क्या खाएंगे? साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई भारी काम नहीं है। मैंने सोचा कि वह साहब के यहाँ से चल जाए तो मैं कहीं और अपने लिए इंतजाम कर लूंगा, लेकिन क्या बताऊं, यह लड़का कहीं खप ही नहीं पाता। बात क्या हुई, आपको कुछ मालूम है? मैंने पूछा। कोई भी बात नहीं हुई साहब, उसने बताया। लौंडे का दिमाग ही ऐसा है कि ना तो कुछ सोचता है और ना समझता है। साहब आप ही बताइए, इस घर में एक साहब है और एक मैं हूँ। अगर साहब की कोई चीज़ इधर उधर हो गई तो वह मुझसे ही तो पूछेंगे कि किसी दूसरे से। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे मालूम होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं मालूम होगा तो कह दूंगा मैं नहीं जानता। बस इतना ही ना कि और कुछ। साहब को विश्वास ना होता तो क्या वह मुझ पर या मेरे लड़के पर अपना घर छोड़कर जाते? साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। 3 साल इनके यहाँ मुझे नौकरी करते हुए हो गए, लेकिन एक बार भी इन्होंने मुझे एक हल्की बात तक नहीं कही। आखिर हुआ क्या, यह तो बताइए। मैंने उसकी भूमिका को काटते हुए कहा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वह बोला, बस मुंह फुलाए घर पहुंच गया और मेरे सामने चाबी फेंक कर कहा कि मैं उनके यहाँ काम पर नहीं जाऊंगा। तुम्हें करना हो तो जाओ, वरना उनकी चाबी पहुंचा देना।
मैंने पूछा आखिर बात क्या हुई, तो वह बोला उन्हीं से पूछना। मैंने कह दिया मैं उनके यहाँ काम नहीं करूँगा और वह बाहर चला गया। 3 दिन मुझे बुखार रहा, अभी बेहद कमजोरी है, लेकिन क्या करता, अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया। शाम को साहब दफ्तर से आए तो लड़के की जगह मुझे देखकर बोले नवाब साहब चले गए क्या? मैंने बताया तो वह बोले अरे मुझे तो लगा था कि वह चले जाएंगे, दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे उनसे नहीं पूछना चाहिए था। आपने उससे क्या पूछा था साहब? मैंने पूछा तो वह बोले उनसे भाई मैंने बस इतना ही पूछा था कि मेरी कलम नहीं मिल रही, आपको मालूम है। मैंने कहा साहब इसमें आपकी भला क्या गलती है, आपकी कोई चीज नहीं मिलेगी तो आप पूछेंगे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? लेकिन वे तो बुरा मान गए ना, साहब बोले। और उन्होंने कोई गलत बुरा ना माना। देखो कोट की जेब से कलम निकालकर मुझे दिखाते हुए बोले यही वह कलम है, भूल से मैं दफ्तर में छोड़ आया था और याद न रहने से मैं सुबह से इसे खोज रहा था। ठीक है साहब, मैंने कहा आपको याद ना रहा और आपने पूछ लिया तो मेरे देखने में तो इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन मैं उस लड़के की क्या कहूँ, उसका दिमाग ही ऐसा है, आपने तो देखा ही होगा। नहीं मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, साहब बोले। कल शाम को उन्हें मेरे पास लाना, मैं उनसे माफी मांग लूंगा, मुझे लगता है गलती मेरी है। देखा साहब आपने, वह मुझसे बोला, ऐसा नेक साहब आपने और कहीं देखा होगा? और वह कमबख्त एक जरा सी बात पर इनसे भी चढ़कर भाग खड़ा हुआ। तो तुमने लिवा लाए थे? मैंने पूछा। नहीं आया साहब, उसने बताया। मैंने बड़ी चिरौरी मिनती की, लेकिन उसकी एक ही लकार रही, नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता। इन लोगों के चौचले में जानता हूँ, क्या बताऊँ साहब, मैं इस लड़के से बहुत परेशान हूँ। ना जाने ये किस घाट लगेगा, मुझे बड़ा डर लगता है, लेकिन उसे डांटना तो दूर, मैं कुछ कह भी नहीं पाता। बस्ती में लोगों को वह अखबार पढ़ के सुनाता है और मीटिंग करता है। हमारी बस्ती वाल्मीकियों की बस्ती है, हमारे यहाँ मर्द औरत और लड़के लड़कियां सभी खानसामागिरी करते हैं, और यह कहता है कि तुम लोग यह पेशा छोड़ो, यह बड़ी जलालत का पेशा है, कारखानों में काम करो, तब तुम्हें मालूम हो कि मजदूर क्या होता है। वह मजदूर से इनकलाब की बातें करता है साहब, बस्ती के लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। उसकी बात जारी ही थी कि मैं बीच में उठ खड़ा हुआ, बोला अच्छा मैं चलता हूँ, साहब आए तो उनको कह देना कि हरनंदन आया था। अच्छा साहब सलाम। दूसरी बार उससे मेरी भेंट स्टेशन के सामने फुटपाथ पर हुई थी। स्टेशन के पब्लिक ब्रिज से होकर मैं रोज सुबह शाम अपने डेरे से कॉलेज जाता और वापस आता था। यही सीधा रास्ता था, वरना 1 मील का चक्कर पड़ता था। एक शनिवार की शाम मैं वापस आ रहा था कि एक कड़कती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी, मजदूरों और गरीबों का अखबार, इनकलाब पढ़िए। आज का यह संकट पूंजीवादी सरकार की जनता विरोधी नीतियों का लाजमी नतीजा है। बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में देश के कोने कोने में जनता के विराट प्रदर्शन और सभाएं, कई जगह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। पढ़िए इनकलाब पढ़िए, मूल्य सिर्फ 10 पैसे। मैंने देखा यह वही था। साइकिल रोककर मैं उसके सामने खड़ा हो गया और कई लोग उसके पास खड़े थे। कुछ लोग अखबार ले रहे थे और कुछ लोग उससे कोई बात कर रहे थे। उनसे छुट्टी पाकर उसने मेरी ओर देखा, एक अखबार बढ़ाया। अखबार लेकर उसे पैसा देते हुए मैंने पूछा, मुझे पहचानते हो? हाँ जी पहचानता हूँ। अब अखबार बेच रहे हो? जी अखबार तो मैं हर शनिवार रविवार की शाम को बेचता हूँ, उसने कहा। मैं तो पहली बार तुम्हें ये अखबार बेचते हुए देख रहा हूँ। इस बार मेरी ड्यूटी यहीं लगी है। और वहाँ कहाँ काम कर रहे हो आजकल? अभी तो कहीं नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हारे मुकदमे का क्या हुआ? वह आर्बिट्रेशन में है। काफी दिन हो गए। यह सब तमाशे में बेवकूफ बनाने और हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए है साहब। फिर भी हम लोग मुकदमे क्यों लड़ते हैं, आप यह जानना चाहते हैं? एक बात आप जान लीजिए कि इन लेबर कोर्टों का पर्दाफाश करने के लिए ही हम लोग मुकदमे लड़ते हैं। हम जानते हैं कि इन कोर्टों का फैसला अधिकतर मालिकों के हित में होगा, क्योंकि इन्हीं की सरकार के बनाए हुए तो ये कोर्ट है। आप तो जानते हैं कोर्टों में कितना भ्रष्टाचार है। खैर इस समय मेहरबानी करके आप मुझे अखबार बेचने दीजिए, इनकलाब पढ़िए, मजदूरों और गरीबों। वह आवाज दे चुका तो इसके पहले कि कोई उसके पास आए मैंने कहा, मुझे हर हफ्ते ये अखबार चाहिए, मेरा पता नोट कर ले तो अच्छा है। उसने चट जेब से नोटबुक और पेंसिल निकाल कर कहा, बोलिए। मैंने पता बोल दिया। उसने लिखकर कहा, अच्छा नमस्ते। मैं अभी पुल के इधर ही था कि साइकिल ढोने वाले कई लड़के मेरे पीछे पड़ गए। बाबूजी हम ले चलेंगे। रोज सुबह शाम ऐसा ही होता था। कई लड़के एक साथ पीछे पड़ जाते, कई बार तो कई लड़के साइकिल पकड़कर आपस में झगड़ने भी लगते। पहले मैंने कहा था, मेरी बड़ी परेशानी हो जाती। आखिर एक लड़के के हाथ साइकिल पकड़ाकर मैं दूसरों को डांट कर भगा देता, तब जाकर मेरी जान छूटती।
आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज एक ख्याल भी आया कि ये सब लड़के भी नवाब के आसपास ही की उम्र और हैसियत के हैं। लेकिन कितना फर्क है नवाब और इनके बीच। ये कितने गंदे हैं, बड़े बड़े नाखूनों में मैल, हाथ पांव चिकट, किसी की कमर में फटा हुआ गंदा जांघिया और किसी की देह में लिपटा हुआ चिथड़ा, पीले पीले दांत, आंखों के कोनों में कीचड़, देखकर ही घिन आती है। उनके हाथ लगाने से साइकिल भी गंदी हो जाती है। फिर ये किस तरह आपस में झगड़ते हैं और एक दूसरे को कैसी कैसी गालियां बकते हैं। फक फक बीड़ी पीना तो है ही। इन्हें साइकिल थमाने का जी ही नहीं करता, लेकिन क्या किया जाए। साइकिल उठाकर पुल की 50 सीढ़ियां चढ़ना उतरना कठिन काम तो है ही, साथ ही खतरनाक भी कम नहीं। और ये साइकिल चढ़ाने उतारने के लिए सिर्फ 3 पैसे लेते हैं। कभी 5 पैसे का सिक्का देने पर दांत चिड़ियाकर कहते हैं, 2 पैसे तो नहीं है बाबूजी, गरीब मनाई है, क्या कहते हैं। सोमवार की सुबह कॉलेज जाते समय मैं पब्लिक ब्रिज के पास पहुंचा, और जब एक भी लड़का मेरी साइकिल के पीछे ना पड़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह क्या बात है, आज लड़के क्या हुए। लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचा तो मुझे और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। देखा कि सीढ़ियों की बगल में सब लड़के एक कतार में खड़े हैं। उनमें से एक सिरे पर खड़ा एक लड़का आया और उसने मेरी साइकिल थाम ली। मैं तो यह व्यवस्था देखकर ही चकित रह गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक दिन के भीतर ही इतना बड़ा इनकलाब इन वाहियात लड़कों में आया कहां से। लड़के साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए उससे मैंने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम लोगों में बड़ा कायदा आ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, हमारा अब नंबर लग गया है, जिसका नंबर आएगा उसे ही साइकिल मिलेगी। यह तो मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा, लेकिन एक ही दिन में तुम लोग ऐसे भले आदमी कैसे बन गए। देखता हूँ तुम्हारा जांघिया भी आज कुछ साफ है। हाँ, अब हम रोज नहाएंगे और अपने कपड़े साफ करेंगे। वह बोला, कल से ही हम लोगों ने तय किया, अब हम में से कोई बीड़ी भी नहीं पिएगा। जो बीड़ी पीता हुआ पकड़ा जाएगा उसे दंड दिया जाएगा, उसे एक दिन साइकिल नहीं ढोने दिया जाएगा, और जो झगड़ा करेगा या गाली बकेगा उसे भी दंड दिया जाएगा। 3 साइकिलों की ढुलाई उससे ले ली जाएगी। और बाबूजी, हम लोग एक काम और करेंगे। लड़का सांस लेने के लिए रुका। मुझे आश्चर्य पर आश्चर्य का धक्का लग रहा था। एक से एक बढ़कर आश्चर्य। अचानक इन बिगड़े हुए लड़कों में संगठन और व्यवस्था पैदा हो जाएगी, इसकी कल्पना भी कौन कर सकता था। वह आगे बोला, बाबूजी, हम लोगों में से हर आदमी रोज अपनी एक एक साइकिल की ढुलाई चंदा देगा। इस तरह जो रकम जमा होगी उसमें से हर हफ्ता हम लोग अखबार और किताबें खरीदेंगे। वाह, आखिर में दंग होकर बोला, और बाबूजी, हम लोगों में से कोई कभी बीमार भी पड़ जाता है या जो बीमार पड़ जाएगा उसे हम काम नहीं करने देंगे, उसकी छुट्टी रहेगी और हम लोग जमा की हुई रकम में से उसकी दवा और खुराक का इंतजाम करेंगे। हद हो गई, यह तो कल्पनातीत लगता था, नितांत असंभव। मैंने लड़के के चेहरे को जरा ध्यान से देखा। जिस चेहरे को देखने से घिन छूटती थी उसी चेहरे पर आज एक अद्भुत चमक देखकर मैं हैरान रह गया। यह कुछ वैसा ही लगा जैसे घूरे पर अचानक गुलाब खिल गया हो। कैसी अद्भुत उत्साह की यह चमक थी। बालकों और मासूम लोगों के सिवाय ये अन्यंत्र तो दुर्लभ है। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वह अपने उत्साह में ही बोला, हम जल्दी ही कोई कोठरी किराए पर लेंगे और रात में हमारी पढ़ाई भी होगी। अच्छा, मैंने उसके उत्साह में भाग लेते हुए पूछा, लेकिन पढ़ाएगा कौन। नवाब भैया पढ़ाएंगे, वह बोला। परसों शाम को वह हमारे बीच आए थे, उन्होंने ही तो हम लोगों को यह सब सिखाया। वह भी हम लोगों के साथ यहाँ काम करेंगे। अब मेरी समझ में आ गया कि यह इनकलाब नवाब का ही लाया हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी वह इन आवारा की लोगों की काया पलट कर सका, यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं थी। वह कहाँ है, मैंने पूछा। वह तो तुम लोगों की कतार में दिखाई नहीं दिए। वह अभी इस और है, लड़का बोला। उनकी बारी आएगी तो इधर से साइकिल लेकर वह उधर जाएंगे। सीढ़ियां उतरकर लड़के ने मेरी और साइकिल बढ़ाई, लेकिन मेरी आंखें तो इस और सीढ़ियों के पास कतार में खड़े लड़कों में नवाब को ढूंढ रही थी। साइकिल भड़ाम से गिर पड़ी। कई लड़के एक साथ दौड़कर साइकिल उठाने लगे। उन्हीं में नवाब भी था। वही बोला, गलती आपकी थी, लड़के की नहीं। मैंने साइकिल लेते हुए कहा, हाँ, आप ठीक कहते हैं। साइकिल लाने वाले लड़के के सिवा सब लड़के अपनी कतार में तुरंत जा खड़े हुए। मैंने जेब से 3 पैसे का एक सिक्का निकालकर लड़के की ओर बढ़ाया। लड़के ने हाथ खींचते हुए कहा, 5 पैसे दीजिए बाबूजी, आज से हमारा रेट भी बढ़ गया है। आप तो जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है। 8 आने में 1 पाव आटा मिलता है, 10 पैसे में तो 2 ठो पकौड़ी मिलती है। मैंने 5 पैसे का एक सिक्का निकालकर उसे देते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, तुम लोग 10 पैसे लो तो भी कोई अनुचित बात ना होगी। पैसे का मूल्य अब कुछ नहीं। बाबूजी,
आप तो समझते हैं, वह लड़का बोला, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। कई लोगों से अभी हमारा झगड़ा हो चुका है। तभी नवाब ने उस लड़के को पुकार कर कहा, चलो कतार में। लड़का दौड़कर कतार के अंत में जा खड़ा हुआ और मैंने पैडल पर अपना पांव रखा। अब शनिवार की शाम को छोड़कर रोज सुबह शाम पुल के इधर उधर नवाब दिखाई देता, लेकिन उससे मेरी कोई बात नहीं हो पाती। मुझे देखकर भी वह अपनी कतार छोड़कर मेरे पास ना आता और मैं उसे अपने पास बुलाऊं, यह मुनासिब ना समझता। मेरे बुलाने पर वह मेरे पास आ भी जाता तो मैं जानता हूँ वह मेरे साथ कोई बात ना करता, कह देता यह काम का समय माफ कीजिए। मेरा ख्याल था कि शनिवार को या रविवार को वह खुद ही अखबार लेकर मेरे डेरे पर आएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। एक दूसरा ही लड़का मेरे पास अखबार पहुंचाता था। एक बार मैंने उससे नवाब के बारे में पूछा तो वह बोला वह हॉकिंग करता है, इस मोहल्ले में अखबार पहुंचाने का काम मैं करता हूँ। दरअसल मैं नवाब के इस अद्भुत कार्य पर उसको शाबाशी देने के लिए तड़प रहा था। मैं देख रहा था कि उन लड़कों की टोली कितनी तेजी से बदलती जा रही है। 2-3 हफ्तों के अंदर ही पहले उन सभी लड़कों के कमरों में मैंने खाकी रंग के नए नए जांघें देखे, फिर नई नई सफ़ेद बनियानें दिखाई दी। उनके बाल भी अब ठीक दिखाई देते थे। चेहरे तो खैर काफ़ी साफ सुथरे हो ही गए थे। इधर मैं यह भी देखता था कि कतार में खड़े या बैठे कुछ लड़के कोई बाल पुस्तिका पढ़ रहे हैं। नवाब की योजना ज्यों ज्यों सफल होते हुए आगे बढ़ती जाती थी, उसे शाबाशी देने की मेरी चाह और उत्कट होती जाती थी, लेकिन उससे बात करने का कोई अवसर मुझे ना मिलता। संयोग कुछ ऐसा ही था कि मेरी साइकिल ढोने की एक बार भी उसकी बारी ना आई कि पुल पर चढ़ते उतरते ही मैं उससे कुछ बात कर सकूं। आखिर एक दिन मैंने खुद एक तरकीब सोच निकाली। उस दिन शाम को पुल से जरा इधर ही मैं साइकिल खड़ी करके रुक गया और सड़क की ओर देखते हुए इस तरह सिगरेट जलाकर पीने लगा जैसे किसी का इंतजार करता हूँ। साइकिल खड़ी करते समय मैंने देख लिया था कि नवाब इधर से 11वें नंबर पर है। उसकी बारी आते देर न लगेगी, क्योंकि इस समय बड़ी भीड़ होती है। यह समय कार्यालय से बाबू के लौटने का होता है। यूं मैं सड़क की ओर देख रहा था, लेकिन मेरी नज़र नवाब की बारी आने पर ही लगी थी। जैसे ही उसकी बारी आई मैंने चट साइकिल ली और लपक कर पुल के पास आ गया। नवाब आया तो मैंने उसे साइकिल पकड़ा दी। वह साइकिल उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मैं भी उसकी बगल में हो लिया। सीढ़ियों पर बड़ी भीड़ थी, इसलिए उससे बात करने की ललक होने के बावजूद मैंने जब्त से काम लिया। डर था कि बात करने से कहीं उसका ध्यान इधर उधर ना हो जाए, वह किसी खतरे में पड़ जाए। जब सीढ़ियां पार करने के बाद समतल पुल पर आ गया तो वह एक और होकर साइकिल डगराते हुए उतरने वाली सीढ़ियों की ओर चलने लगा, तो मैंने बिल्कुल उसके पास पास चलते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो भाई, आपने वह काम कर दिखाया जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं तो जाने कब से आपको बधाई देने के लिए तड़प रहा था। मेरा ख्याल था कि मेरी बधाई पाकर वह बहुत ही खुश होगा। इस कारण मैं उसके मुंह की ओर देख रहा था, लेकिन आश्चर्य, उसके चेहरे पर खुशी की कोई भी चमक न आई। उल्टे मैंने देखा उसके होंठ जरा टेढ़े हो गए। वह बोला, इस काम में तारीफ की क्या बात है साहब, यह तो निहायत ही बेकार का काम है। आदमी को काम तो वह करना चाहिए ना जिस काम से उसकी बुद्धि बढ़े, अनुभव बढ़े और उसकी प्रतिभा विकसित हो। आप ही बताइए, एक तरफ से साइकिल उठाकर दूसरी तरफ कर देना कौन सा काम है? यह क्या कुछ वैसा ही काम नहीं जैसे कि बैल करते हैं? आप उन पर एक जगह बोझा ला देते हैं और वह दूसरी जगह उतार लेते हैं। उसकी बात सुनकर तो मुझ पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया। क्या समझकर मैं इसे बधाई देने के लिए तड़प रहा था, और ये क्या कह रहा है? मैंने अपने को संभाल कर कहा, मेरा मतलब साइकिल ढोने के काम से ना था। मैं तो बीच में ही बोल पड़ा। असल चीज तो काम ही है जनाब। काम जो हम लोग करते हैं, इसे हम लोग ता जिंदगी करते रहे तो क्या हम बैल के बैल ही ना बने रहेंगे? जरा सोचिए कि हम लड़के किसी कारखाने में या खेतों पर काम करते तो क्या होता। भाई, मैंने उसे टोक कर कहा, मैं तो यह कह रहा था कि आपने जो इन लड़कों को संगठित करके, आपकी इस बात से मेरी बात में क्या फर्क पड़ता है? वह फिर बीच में बोल पड़ा, आप बैलों को नहलाइए, धुलाइए, झाड़िए, पहुंचिए, थोड़े ढंग से रहना सिखा दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर आप तो उन्हें पढ़ा लिखा तो रही है। इन्हें मैं क्या पढ़ा लिखा दूंगा? कोई किसी को क्या पढ़ा लिखा सकता है? असली पढ़ाई तो कार्य क्षेत्र में होती है। जिस काम में आपकी बुद्धि, आपकी कारीगरी का उपयोग ना हो, आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी? इस समय मुझे नवाब का दूसरा ही रूप दिखाई दिया। मैंने कहा, मैं इस समय आश्चर्य, आप बहुत दुखी और निराश मालूम पड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह बोला, आपने बात उठाई तो मैंने बात कह दी।
इस बेकार के काम से हम जल्दी ही छुटकारा पाकर कोई सचमुच का काम करना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताइए ये कैसे हो? आपके मुकदमे का क्या हुआ? मैंने कहा। अभी तारीख पड़ी है, वह बोला। यह मेरा ही सवाल नहीं, इन सभी लड़कों का सवाल है, लाखों। अच्छा, अब आप मेहरबानी करके सीढ़ियों पर ध्यान दीजिए। उतराई की सीढ़ियां वह उतरने लगा तो मैंने बात करना बंद कर देना ही ठीक समझा। किसी दिन आप हमारे यहाँ आइए तो जरा इत्मीनान से बातें होंगी। लेकिन वह नहीं आया। मैं जानता था कि वह नहीं आएगा। वह क्या करने मेरे यहाँ आता? केवल बात करने का उसके लिए क्या मतलब था? और मैं उसके किस काम का था? जिस शाम मैंने उसे अखबार बेचते देखा था, मेरे मन में आया था कि उसे मैं अपने यहाँ काम करने के लिए कहूँगा। लेकिन तभी उसकी बात की बात मुझे याद आ गई कि नवाब घरेलू कामों से कितनी नफरत करता है। किसी कारखाने में तो मैं उसे कोई काम दिला ना सकता था, और अब तो उसके सामने अपना ही नहीं, अपने साथियों का ही नहीं, बल्कि लाखों लड़कों का सवाल था। मेरी दृष्टि में उसने उन लड़कों को लेकर जो काम किया था वह अद्भुत था, लेकिन उसकी अपनी दृष्टि में जैसे वह कोई काम ही ना हो। मैं उसके विषय में जितना ही सोचता उतनी ही जैसे मेरी अपनी विद्वता की तुच्छता, व्यर्थता सामने आ जाती। मैं इतना पढ़ा लिखा था, एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन कभी जो मेरे मन में ये बातें उठी होती जो उसके मन में उठती थी, या कभी जो मैंने वे काम किए होते जो वह करता था। कभी कभी मुझे लगता कि उसने जीवन का कोई बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य प्राप्त कर लिया है। उस गुर के प्रताप से ही वह हर बात, हर समस्या, हर काम के मूल में पहुंच जाता है और इसकी स्पष्ट व्याख्या तुरंत प्रस्तुत कर देता है। मुझे उसकी हर बात और हर काम में एक बड़ी ही सहज किंतु बड़ी ही गहरी समझ का आभास मिलता, लेकिन वह मेरी पकड़ से बाहर ही थी। जो भी बात, या यूं कहूं मैं स्वयं उसकी पकड़ से बाहर ही रहना चाहता था, क्योंकि मैं हरगिज हरगिज उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप न दे सकता था। मुझ में उतना साहस था भी नहीं। इसी कारण सच कहूं तो अब मुझे कभी कभी उससे एक डर सा लगने लगता। उस शाम मेरी बधाई का जो उसने उत्तर दिया, उससे मैं स्वयं संकुचित हो गया। बाद में मुझे लगा कि आगे कुछ और बातें होती तो वह शायद सीधे कह देता, आप मूर्ख हैं, आप विद्यार्थियों को क्या पढ़ाते होंगे। वह कोई डरने या दबने वाला तो था नहीं। यह एक अवसर था, और स्वयं अपने तथाकथित आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मेरे मन में यह बात उठी थी कि अब इस लड़के में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। आखिर वह दिलचस्पी ही क्या, जिसका ना तो मेरे लिए कोई अर्थ और ना उसके लिए। लेकिन कोशिश करके भी मैं अपनी यह दिलचस्पी खत्म ना कर सका। कारण मैं स्वयं ठीक नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं व्यवहारिक रूप में न सही, लेकिन किसी न किसी रूप में उससे जरूर 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 प्रभावित हूँ। उसकी कोई चीज है जो मेरी आत्मा को छू गई है, ठीक उसी तरह जैसे किसी कविता की कोई बढ़िया पंक्ति किसी सहृदय को छू जाती है। कभी कभी तो उसे लेकर मैं बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर जाता, जैसे यह कि शायद वह किसी दिन एक बहुत बड़ा नेता हो जाए, या कोई बहुत बड़ा कारीगर। या कभी कभी तो लगता है वह कहीं यह जालिम जिंदगी और मेरी आत्मा कांप उठती। इसका हिसाब कौन बता सकता है कि दुनिया कितने होनहार। इन्हीं द्वंद्वों में कई दिनों तक मैंने उससे आंखें ना मिलाई। यह अच्छा ही हुआ कि इन दिनों मेरी साइकिल ढोने की सवारी उसकी एक बार भी ना आई। उसके साथियों से उस टोली की प्रगति की सूचनाएं प्राप्त करता रहा। एक दिन सुबह अपने वक्त पर मैं पुल के पास पहुंचा तो वहां एक भी लड़के को ना देखकर अचकचाया, इधर उधर देखने लगा। कल शाम तक तो लड़कों की कतार यहाँ खड़ी थी, इस वक्त अचानक वे सब कहाँ गायब हो गए? समझ में आने वाली बात न थी। पुल पर देखा तो लोग खुद अपनी अपनी साइकिल उठाकर लिए जा रहे हैं। मैं किसी से पूछूं, इसके पहले ही एक और बैठी एक बूढ़ी भिकमंगिन बोल उठी, सरकार आज लड़के हड़ताल पर है, शहर में आज हड़ताल है ना। फिर तो सहसा ही मेरी समझ में सब आ गया। महंगाई के विरोध में आज शहर में हड़ताल होने वाली थी, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने तो यह सोचा भी ना था कि ये लड़के भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। मुझे छिटका हुआ देखकर वही बूढ़ी मुस्कुराकर बोली, आज तो आपको ही साइकिल ढोनी पड़ेगी बाबू, एक भी लड़का यहाँ नहीं है। यहीं से तो सब जुलूस बनाकर नारे लगाते हुए गए हैं। मैं उस बूढ़ी के व्यंग से बचने के लिए ही तुरंत वहां से मुड़ पड़ा। सच ही मेरे मन में एक बार आया कि मैं भी क्यों ना आज हड़ताल मनाऊं। विद्यार्थी तो हड़ताल करेंगे ही, कॉलेज तो खुलेगा नहीं। प्रिंसिपल का आदेश मुझे याद था कि सब अध्यापकों को हाजिर होना है, लेकिन जब मैं यह सोच रहा था कि अगर मैं हाजिर ना हूं तो क्या होगा। यह अजीब बात है कि मैं अब यह सोच रहा था, घर से चलने के वक्त तो ऐसा कोई ख्याल नहीं आया मेरे दिमाग में। मैं कॉलेज जाने के लिए ही अपने घर से निकला था और मेरी साइकिल
पुल के पार हो गई होती तो अब तक मैं कॉलेज पहुंच भी गया होता, लेकिन अब जैसे नवाब ने ही मेरे सामने एक नैतिक प्रश्न खड़ा कर दिया था। उसके प्रति मेरी मौखिक सहानुभूति के लिए जैसे अचानक ही एक परीक्षा से गुजरने का यह अवसर आ गया था। फिर भी मैं साइकिल चला रहा था। मैं कॉलेज की ओर ही जा रहा था, लेकिन मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा था। नवाब को लेकर मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उसके किसी काम के कारण पहले कोई द्वंद्व मेरे मन में ना उठा था। मैं जानता था कि महंगाई की समस्या ने बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया। मैं जानता था कि महंगाई से चंद अमीर लोगों को छोड़कर बाकी सारे लोग बेहद परेशान हैं। महंगाई के विरोध में बिना आम लोगों के बड़े पैमाने पर आंदोलन किए सरकार जमाखोरों और काले बाजारियों के कानों पर तो जूं नहीं रेंगने वाली। मैं जानता था कि इस आंदोलन में हर आदमी का शामिल होना सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। फिर भी इस कर्तव्य से आंख मूंद कर मैं कॉलेज हाजिरी देने जा रहा था और मेरे मन में कोई वैसा द्वंद्व नहीं था। लेकिन यह जानते हुए कि नवाब और उसकी टोली भी हड़ताल में शामिल हो गई, मेरे मन का यह क्या हाल हो गया। द्वंद्व चलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। कई बार साहस बटोरा कि लौट चलूं, लेकिन एक बार भी लौट न सका। बार बार साहस करने से जैसे मेरी आत्मा की रग रग में जमी हुई कमजोरी पिघल ना सकी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते मैं संपूर्ण रूप से हार चुका था। वहां नवाब नहीं था। हो सकता है कि उसे मेरे बारे में कोई किसी तरह का ख्याल भी ना हो, लेकिन मैं इस समय उसके सामने बेहद शर्मिंदा था। एक ऐसी स्थिति आकर चली गई थी जिसमें मैं उस अदना से लड़के की तरह खड़ा न रह सका था। अध्यापकों से मालूम हुआ कि विद्यार्थियों का जुलूस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से शहर की ओर गया है। शहर में धारा 144 लगी हुई है। देखो क्या होता है। कल शाम को गांधी मैदान में सभा का भी ऐलान हुआ है। मैंने उनकी बातें सुन ली, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे उन बातों में कोई दिलचस्पी होने का हक नहीं। हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद हम सभी अध्यापक स्टाफ रूम में आ बैठे। प्रिंसिपल ने कहा था कि आप लोग वहां बैठे और आदेश की प्रतीक्षा करें। अध्यापक लोग हड़ताल की ही बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि डर है कहीं हंगामा ना मचे, पुलिस ने अगर रोका तो गड़बड़ी होगी। लोगों का गुस्सा बहुत पड़ा हुआ है। कोई कह रहा था कि धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी, हड़ताल को शांतिपूर्वक गुजर जाने देते। तो कोई कह रहा था वाह, धारा 144 ना लगे तो यह मालूम कैसे हो सके कि सरकार है जो हड़ताल के समय भी अपना काम करती। कोई कह रहा था जो हो साहब, इस महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है, लोग क्या करें। जिसके मन में जो आता कहता जाता, लेकिन मेरी समझ में ना आता कि मैं क्या कहूँ। दरअसल मैं कहना चाहता था कि हड़ताल तो हमें भी करनी चाहिए और जुलूस में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमारा भी और अध्यापक होने के नाते और भी अधिक एक सामाजिक नैतिक कर्तव्य था। लेकिन यह बात मैं बहुत चाहकर भी नहीं कह पा रहा था। डर इस बात का था और मेरा डर भी मुझे रोक रहा था। करीब 2 घंटे वैसे ही बैठे बैठे बीत गए। हड़ताल से हटकर बहुत सारी दूसरी बातें भी इस बीच हो चुकी। देश की राजनीति से लेकर कॉलेज की राजनीति तक मैं किसी में हिस्सा नहीं ले रहा था। मैं सोच रहा था अब छुट्टी हो जाए तो कम से कम जुलूस में जाकर शामिल हो जाऊं, तो कम से कम शहर में जाकर देखूं तो सही कि क्या हो रहा है। दरअसल मैं अपनी बेशर्मी को किसी ना किसी तरह कुछ कम करना चाहता था। आखिर 12:30 बजे के करीब बड़े घबराए हुए से प्रिंसिपल अपने कमरे से स्टाफ रूम में आए और बोले, अभी अभी सेक्रेटरी साहब का फोन आया था, 5 जगहों पर लाठीचार्ज हुआ है और गांधी मैदान के सामने जुलूस पर गोली चल गई। कितने लोग मरे? एक अध्यापक ने पूछा। इसकी कोई खबर नहीं, प्रिंसिपल बोले। दूसरा अध्यापक बोला, हमारे लिए क्या आदेश है? अभी उन्होंने कहा कि आप लोग इंतजार कीजिए, मैं पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित कर रहा हूँ, शायद कॉलेज बंद करना पड़े। प्रिंसिपल चले गए तो सभी लोग फिर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और लाठी गोली चलने के न्याय अन्याय पर और उसके परिणामों पर बातें करने लगे। फिर एक एक कर यह भी बताने लगे कि अगर कॉलेज बंद हो गया तो उनका क्या प्रोग्राम होगा। लेकिन मैं बेचैन हो रहा था। मेरी आंखों के सामने नवाब था और मैं उसे लेकर परेशान था। जाने उसे क्या हुआ हो। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इस स्थिति में भी ये लोग कैसे इस तरह बातें कर रहे हैं। इन लोगों को घायल होने वालों या मरने वालों की कोई चिंता क्यों नहीं है। लेकिन यह सवाल मैं उन लोगों से नहीं पूछ सकता था। मुझे डर था कि कहीं मैंने यह सवाल पूछा तो चट से कोई मुझसे पूछ बैठेगा कि आपको उनकी क्या चिंता। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने आकर बताया कि 3 लोगों की मरने की खबर है, घायल तो बहुत सारे हुए। विद्यार्थी शाम को विश्वविद्यालय के कंपाउंड में सभा करने जा रहे हैं, लेकिन कल फिर हड़ताल की घोषणा की है। देखिए क्या होता है।
सेक्रेटरी साहब का आदेश है कि कॉलेज चाहे बंद हो या ना हो बंद हो, स्टाफ को बराबर अगले आदेश तक अपनी हाजिरी देते रहना होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। सब लोग चले गए तो मैं प्रिंसिपल के कमरे में गया। मैंने उनसे पूछा, मरने वालों में कोई लड़का भी है क्या प्रिंसिपल साहब? यह तो मालूम नहीं, प्रिंसिपल ने कहा। क्यों, आप कुछ परेशान मालूम पड़ते हैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, यूं ही एक लड़के के बारे में मुझे चिंता है। किसी तरह यह मालूम हो सकता? कह नहीं सकता, प्रिंसिपल बोले। आप चाहें तो कोतवाली को फोन करके पूछ लीजिए, डायरेक्टरी में नंबर देख लीजिए। मैंने नंबर निकालकर रिंग किया। उधर से मेरा नाम पूछा गया, फिर परिचय, फिर पूछा गया आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ कि गोली से मरने वाले में कोई 14-15 साल का लड़का भी है। उधर से जैसे डांटते हुए जवाब आया, आपसे किसने कहा कि गोली से कोई मरा है? हमें तो कोई ऐसी खबर नहीं। मैं हैरान होकर रह गया, फिर भी पूछा, क्या घायलों में ऐसा कोई लड़का है? साहब, उधर से जवाब आया, हमें यह भी खबर नहीं है कि कोई घायल हुआ है। और उधर से फोन काट दिया। मैंने भी चौंका रख दिया। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या पता चला? वे कहते हैं कि कोई खबर ही नहीं है कि कोई मरा या घायल हुआ है। वे लोग कुछ नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल बोले। आप सीधे अपने घर जाइए और कल सुबह अखबार में शायद कुछ पता चल सके। दोपहर का वक्त था, फिर भी सड़क बिल्कुल सुनसान थी। कोई भी आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर दहशत छाई हुई थी। रह रहकर जब कोई पुलिस वैन आगे या पीछे से सन्नाटे से निकलती तो मन कांप कांप उठता। जानबूझकर मैं पुल के पास गया कि शायद वहां कोई लड़का लौट कर आया हो और उससे नवाब के बारे में कुछ मालूम हो सके, लेकिन वहां कोई ना था। वह भिखारिन भी ना थी। डेरे पर पहुंचा तो अचानक ख्याल आया कि शायद शायद इनकलाब कार्यालय से कोई पता चल सके। इनकलाब की एक प्रति निकालकर मैंने पता और फोन नंबर नोट किया और साइकिल लेकर चल पड़ा। 2 चौराहों को पार करके तीसरे चौराहे पर पहुंचा तो वहां एक कांस्टेबल ने बढ़कर मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ लिया और बोला, आगे रास्ता बंद है, आप पीछे लौट जाइए। मैंने साइकिल से उतरकर कुछ पूछना चाहा तो मुझे रोकते हुए बोला, यहाँ रुकना मना है, आप तुरंत लौट जाइए। क्या करता, लौट पड़ा। अब सड़क के दोनों ओर मैं यह देख रहा था कि कहीं फोन मिले तो रिंग करूं। आखिर एक कोठी के सामने फोन के तारों का एक खंभा देखकर मैंने अंदाज लगाया, शायद यहाँ फोन हो। उतरकर ऊपर तारों को ध्यान से देखा तो मेरा अंदाजा सही निकला। मैं कोठी की ओर बढ़ा तो देखा उसके सभी दरवाजे बंद हैं और मुझे एक चौकीदार बाहर बैठा मिला। मैंने उसी से कहा, भाई मुझे एक बहुत जरूरी काम से जरा फोन करना है। वह खड़ा होकर बोला, इस वक्त कोठी नहीं खुलेगी और कहीं देखिए। और कहीं मुझे फोन दिखाई ना दिया। लाचार मैं अपने डेरे पर आ पड़ा रहा। इस वक्त परेशान होने से कोई फायदा ना था, फिर भी मुझे चैन ना था। अब मुझे विश्वास हो गया कि निश्चय ही शहर में संगीन वारदातें हुई हैं, वरना इस तरह रास्ते तो बंद ना हो जाते। फिर अचानक ही मुझे पड़ोस के उस विद्यार्थी की याद आ गई जो रोज सुबह मेरे यहाँ अखबार पढ़ने आता था। मैं उठकर उसके यहाँ गया। दरवाजे पर ही उसकी माँ बैठी हुई थी। मैंने उनसे पूछा तो वह आंसू बहाती बोली, वह तो सुबह का ही गया, अभी तक नहीं लौटा। सुना है जुलूस पर गोली चली है और कई लोग मारे गए। हम लोगों ने लड़के को मना किया था लेकिन वह नहीं माना। उसके बाबू उसे खोजने गए हैं और मैं यहाँ बैठी बैठी उसका इंतजार कर रही हूँ। भगवान सही सलामत उसे वापस लाए तो मैं कथा करवाऊंगी। आपको कुछ मालूम है मास्टर साहब? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने कहा, वह लौटे तो मुझे जरा खबर करवाइएगा। मेरी वह शाम बड़ी बेचैनी में कटी। मुझे नहीं मालूम कि अगर मेरा कोई छोटा भाई भी ऐसी वारदात में फंसा होता तो क्या मैं इतना परेशान होता। रात 9 बजे के करीब वह विद्यार्थी आया। वह बड़े जोश में था। नमस्ते करने के बाद वह बिना पूछे एक एक घटना का वर्णन करने लगा। अंत में वह बोला, कल फिर हड़ताल होगी, हम फिर धारा 144 को तोड़ेंगे। कल आज से बड़ा जुलूस निकलेगा। यह कहाँ का न्याय है सर कि तुम लोग हमें भूखों मारो और हम तुम्हारे विरोध प्रदर्शन भी ना करें, जुलूस भी ना निकाल सके। खैर अब बताइए सर, आप मुझे क्यों पूछ रहे थे? अम्मा ने बताया। भाई, मैंने कहा, मेरा भी एक परिचित लड़का जुलूस में था, मुझे उसी की चिंता है। सुना है गोली से काफी लोग मरे, घायल हुए होंगे। सर, बीसों हजार का जुलूस मैदान के पास खड़ा था, उसी पर गोलियां चली थी। कौन लोग मरे, तुम्हें कुछ पता है? नहीं सर, अभी यह मालूम नहीं हुआ। शायद कल सुबह अखबार में कुछ है। हाँ सर, इनकलाब कार्यालय पर पुलिस ने छापा मारा, यह मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। आपका यह लड़का कहाँ रहता है, बतलाइए तो उसका पता लगाऊं। इस वक्त तुम कैसे जा पाओगे, रास्ते तो बंद है। मैं चला जाऊंगा सर, आप बताइए। नहीं नहीं, रहने दो इस वक्त। मैंने कुछ सोचकर कहा, कल ही देखेंगे। सुनो, तुम कल सुबह क्या बजे निकलोगे? बिल्कुल सुबह सर। जरूर जाओगे? तुम्हारे माँ बाप मुझे नहीं रोक पाएंगे सर।
वह बोला। मैं जरूर जाऊंगा। तो मुझे भी अपने साथ ले सकते हो? मुझे अपने एक मित्र के पास जाना है। मुझे तो आज रास्ते में एक चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया था। मुझे यहाँ की गलियां का कोई पता नहीं है। ले चलूंगा सर, ठीक 6 बजे आप तैयार रहिएगा। वह पूरी रात आंखों में कट गई। सुबह में तैयार हो ही रहा था कि अखबार आ गया। पहली सुर्खी थी, शहर में गोलीकांड, लाठीचार्ज, 7 मरे 37 घायल। इनकलाब कार्यालय पर छापा, 250 आदमी गिरफ्तार। कहीं जगह क्रुद्ध भीड़ द्वारा लूटपाट और आगजनी। मैं तेजी से अखबार पढ़ने लगा, लेकिन मरने वालों और घायलों के कहीं भी नाम ना थे। हाँ, यह सूचना जरूर थी कि शहर की सभी शैक्षिक संस्थाएं अनिश्चित काल तक के लिए बंद कर दी गई। तभी वह विद्यार्थी आ गया। मैंने अखबार उसकी ओर बढ़ाया। वह बोला, आप जल्दी चलिए, अखबार फिर पढ़ लेंगे। एक साथी ने अभी अभी खबर दी है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई है। 7 बजे हमारा उप कुलपति के यहाँ प्रदर्शन होगा और मांग करेगा कि विश्वविद्यालय क्षेत्र से तुरंत सशस्त्र पुलिस हटवाएं, वरना बहुत बुरे परिणाम होंगे। साइकिल ले लें? हाँ, ले लीजिए। मैं अपनी साइकिल नहीं ले जा रहा, मैं ही साइकिल चलाऊंगा, आप पीछे बैठ जाइए। जाने किन किन सड़कों गलियों को पार करते हुए फर्राटे से निकला जा रहा था। सब जगह कल की तरह सन्नाटा और दहशत छाई हुई थी। मुझे और मेरे मित्र के फाटक पर छोड़कर वह भाग खड़ा हुआ। मैंने साइकिल ले जाने के लिए कहा तो वह बोला, नहीं, इससे अड़चन होगी, इसलिए मैं अपनी साइकिल नहीं लाया। खैरियत से दिन बीत गया तो शाम को मुलाकात होगी। दरवाजे से मैंने मित्र को पुकारा तो वह आकर आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए बोला, इस वक्त तुम कैसे आ गए? सुना है शहर में कई सड़कों पर लोगों का आना जाना बंद कर दिया। चलो बताता हूँ, मैंने कहा। पहले एक प्याला चाय तो पिलवाओ। बिस्तर से उठकर सीधे तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, अभी बनाता हूँ, वह बोला। मैंने भी अभी चाय नहीं पी। मैंने बैठते हुए पूछा, क्यों, तुम्हारा खानसमा? वह रात 12 बजे गया था, अभी तक नहीं लौटा। क्यों 12 बजे रात को गया? इनकलाब कार्यालय का कोई आदमी नवाब के घायल होने की खबर लेकर आया था, उसी के साथ वह गया था। कहकर गया था सुबह तक जरूर आ जाऊंगा। मालूम होता है नवाब किसी अस्पताल में? मुझे और कुछ भी नहीं मालूम, मित्र बोला। वह आए तो मुझे कुछ मालूम हो, मुझे बड़ी देर तक नींद नहीं आई। इनकलाब कार्यालय के आदमी ने कुछ तो बताया होगा। नवाब कैसे घायल हुआ? उसने कुछ भी नहीं बताया, मित्र बोला। वह बड़ी जल्दी में था, 1 मिनट भी नहीं रुका। याद है ना तुम्हें नवाब की? मुझे लगा कि मैं रो दूंगा। सच्ची उसी क्षण में कुछ बोला होता तो जरूर रो देता, लेकिन सिर झुकाकर उस क्षण में खामोश रह गया। थोड़ी देर बाद संभल कर मैंने कहा, उससे तो इधर रोज ही भेंट हो रही थी। अपनी ही आवाज में मुझे लगा कि मेरा गला मुझे धोखा दे रहा है। फिर मैं चुप हो गया। कहाँ भेंट होती थी? मित्र ने उत्सुक होकर पूछा। मुझे तो तब से उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम हुआ। कई बार उसके बाप से पूछा, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हमेशा यही कह देता कि उसके मन में आता है वह करता है साहब, वह किसी की बात मानने वाला नहीं। तुम्हें कुछ मालूम हो तो बताओ। मुझे तब से बराबर उसके लिए उत्सुकता बनी रही। यह कितनी अजीब बात है कि वह छोकरा उन थोड़े से दिनों में ही मुझे इस तरह प्रभावित कर गया कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और मुझे बराबर यह जानने की उत्सुकता बनी रहेगी कि वह क्या करता है। दुनिया बड़ी जालिम है, यह मैं जानता हूँ। और यह भी जानता हूँ कि उसके विकास के लिए हमारे समाज में कोई भी अनुकूल परिस्थिति नहीं। फिर भी मुझे बराबर लगा है कि शायद वह प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी ऊपर उठ जाए, एक ना एक दिन कुछ बन जाए। खैर तुम रुको, मैं स्टॉप पर पानी चढ़ा दूं। वह जा ही रहा था कि नवाब का बाप सहसा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, साहब माफ कीजिए, देर हो गई। मैं सीधे अस्पताल से आ रहा हूँ। नवाब के बाएं जंघे में गोली लगी थी। गोली निकाल दी गई है, लेकिन वह बेहोश पड़ा हुआ था। सुबह 5 बजे उसे होश आया। डॉक्टर कहते हैं बच जाएगा। कहकर वह रसोई की ओर चला गया। भगवान को धन्यवाद है, मित्र के मुंह से निकला। मैं तो डरता था कि कहीं। क्या देर थी। मैंने भी राहत की सांस लेकर के कहा, क्या बताऊं, मैंने तो जब से गोली चलने की खबर सुनी नवाब को लेकर बहुत परेशान था। तुम्हें मालूम था कि वह जुलूस में क्या है? हाँ मुझे मालूम था। तुम बैठो तो उसके इधर के सारे कारनामे मैं तुम्हें सुनाऊं। 4 दिन तक मैं मित्र के यहाँ ठहरा रहा। इसी बीच संघर्ष क्षेत्र शहर से हटकर विश्वविद्यालय में चला गया। वहां सशस्त्र पुलिस और विद्यार्थियों के बीच कई टक्करें हुई। सशस्त्र पुलिस ने एक रात हॉस्टलों पर भी वहशियाना हमला बोल दिया। कमरों के बंद दरवाजों को तोड़ तोड़कर उन्होंने विद्यार्थियों को लाठियों से पीटा। उनकी घड़ियां, ट्रांजिस्टर, कलमें, अंगूठियां, पैसे लूटे और सैकड़ों विद्यार्थियों को गिरफ्तार भी कर लिया। बदले में विद्यार्थियों ने दूसरे दिन शहर में जो कांस्टेबल मिले उनकी पिटाई कर दी। विश्वविद्यालय के पास के थाने में आग लगा दी और 3 पुलिस वाहनों को फूंक दिया। लगता था कि अब यह सिलसिला खत्म नहीं होगा।
मैं रोज नवाब से मिलने को तड़प रहा था, लेकिन मेरा मित्र टाल जाता। आखिर चौथे दिन शाम को मैं ना माना। नवाब का बाप जब उससे मिलने अस्पताल जाने लगा तो मैं अकेले ही उसके साथ हो लिया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि नवाब से मैं क्या बात करूंगा। एक बार उसे बधाई देने का नतीजा तो देख चुका, फिर वैसा करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। मन ही मन डर भी रहा था कि कहीं पूछ ना बैठे कि आप भी जुलूस में थे क्या। जो हो, मिलने की इच्छा थी। इस समय मैं सब कुछ झेलने को तैयार था। वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल दुबला हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन ना थी। उसकी नज़र शायद मुझ पर ना पड़ी। उसके बाप ने जब उसे लेटे लेटे बताया कि यह साहब तुम्हें देखने आए हैं, तो लेटे लेटे ही उसने मेरी ओर सिर घुमाया। मैंने उसके करीब जा चेष्टा करते हुए मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तबीयत तो ठीक है ना। जी बिल्कुल ठीक है, उसने कहा। बस यहाँ पड़े पड़े जी घबराता है, पता नहीं कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। आप जल्दी ही ठीक होकर यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मैंने कहा, और जल्दी ही फिर हमारी भेंट होगी। सो तो है ही। रास्ते भर मेरे कानों में उसकी एक यही बात गूंजती रही। मैं सोचता रहा कि कितनी दिलेरी से यह लड़का इतना बड़ा संकट झेल गया। दूसरे दिन सुबह मैं अपने गांव चला गया। 2 महीने बाद कॉलेज खुलने की सूचना मिली। मैं स्टेशन पर उतरा तो पहली बात मेरे दिमाग में यही आई कि पुल के पास चलकर देखूं कि वहां नवाब है कि नहीं। मेरा ख्याल था कि अब वह वहां नहीं होगा। जांग में चोट आ जाने के कारण वह साइकिल उठाने के काबिल ना होगा। ऑटो रिक्शा जरा दूरी रुकवाकर मैं पुल के पास गया। वह पहले की तरह लड़कों की कतार देखकर मुझे खुश हुई, लेकिन उनमें नवाब नहीं था। मैंने एक लड़के को बुलाकर पूछा, नवाब नहीं है क्या। उस लड़के ने बताया कि नवाब भैया उस तरफ है, अभी वह साइकिल नहीं ढोते। गोली कांड में उनकी जांग में गोली लगी थी। उनकी चोट ठीक हो गई। हाँ, चोट तो ठीक हो गई, लेकिन उनका वह पैर कमजोर हो गया, ताकत आने में देर लगेगी। तुम लोगों में से किसी को चोट आई थी। जी, एक साथी तो हमारा वहीं जाता रहा। 3 साथियों को गोली लगी थी, 2 अस्पताल से आए हैं, एक अभी अस्पताल में ही है। इन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा भी चलाया है। इनकलाब में इनकी तस्वीरें छपी थी। इनकलाब? इनकलाब निकल रहा है। जी, वह तो बराबर निकलता रहा, उसने बताया। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि वह बंद हो जाए, लेकिन साहब उसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। साहब, आप कहाँ रहे इतने दिन? वारदात के बाद आप दिखाई नहीं दिए। हमारा धंधा इधर बहुत मंदा रहा। मैं अपने देहात चला गया था, कल से आऊंगा। नवाब भैया से आपको कुछ कहना है? मैं कल उनसे मिल लूंगा, अब चलता हूँ। दूसरे दिन सुबह नवाब को मैंने देखा लड़कों की कतार के पीछे एक छोटी सी चटाई पर 4 दीवारी से टेक लगाकर कुछ पढ़ रहा है। मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा, कहिए, अब तो आप ठीक हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक होता तो इस तरह बैठा रहता। आज स्कूल खुले हैं ना। जी, मैंने बताया, मैं देहात चला गया था, कल ही आया हूँ। शाम को जरा इत्मीनान से बातें होंगी। मैं तो आपको खोज रहा था, उसने कहा। एक दिन मैं आपके डेरे पर भी कहा गया था। कहिए, मुझसे कुछ काम है? मैं खुशी और उत्सुकता के साथ मैंने पूछा। शाम को बताऊंगा, मैं मुस्कुराकर बोला। इस समय आपको कॉलेज की देरी होगी। फिर भी पूछने को हुआ, लेकिन कुछ ना पूछा। सोचा शाम को इत्मीनान से बातें करना ही अच्छा होगा। आगे बढ़ा तो एक लड़का मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में छोटा सा एक हुंडी बक्सा था। उसने बक्सा मेरी ओर बढ़ाकर कहा, मजदूरों और गरीबों के अखबार इनकलाब की कुछ मदद कीजिए। मैंने जेब से 1 रुपये का नोट निकालकर बक्से में डाला तो लड़का बोला, धन्यवाद। आप इनकलाब लेंगे? जी, मैं लेता हूँ, मैंने कहा। बड़ी खुशी की बात है, लड़का मुस्कुराकर बोला और दूसरे आदमी की ओर चला गया। शाम को पुल के इधर ही देखा नवाब फुटपाथ पर बैठा हुआ अखबार बेच रहा था। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ। पूछा, आज तो सोमवार है, इनकलाब लेट निकला है क्या? जी, अभी अभी तो आया है, उसने कहा। आपकी कॉपी पहुंच गई होगी। आप मुझसे कोई बात करने वाले थे? इस वक्त तो ये जरूरी काम आ गया। आप चलिए, आज रात को मैं आपके यहाँ आऊँगा। आप अच्छी तरह चल लेते हैं? चल लेता हूँ, वह बोला। देर तक खड़ा नहीं रह सकता, कोई बोझ नहीं उठा सकता, और सब ठीक है, आप चलिए। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मैं उसका इंतजार करता रहा। उसने आने को कहा तो जरूर आएगा, ये इसमें तो संदेह नहीं था। आखिर 11 बजे वह आया। आते ही बोला, एक मीटिंग में देर हो गई, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा, आप बैठिए। वह बैठ गया तो मैंने जो मिठाई उसके लिए लाकर रखी थी उसके सामने रख दी। वह बोला, मैं तो खाना खाकर आया हूँ इस वक्त। नहीं, आप थोड़ा लीजिए। वह हाथ आगे करके बोला, अच्छा, एक टुकड़ा दे दीजिए। नहीं, आप इसी में से खाइए, कोई ज्यादा नहीं है, मैं भी खाता हूँ, आप उठाइए। मिठाई खाकर उसने पानी पिया। मैंने पूछा, सिगरेट? नहीं, मैं नहीं पीता। मैं सिगरेट जला चुका तो वह बोला, आप जानते हैं, इनकलाब कार्यालय पर पुलिस ने छापा मारा। हमारा सारा अखबार, कागज, स्याही के पीपे और दूसरे सामान वह उठा ले गई।
साथ ही मशीन भी तोड़फोड़ दी। संपादक और कई दूसरे साथियों को गिरफ्तार करके ले गई। वे अब भी जेल में हैं। पुलिस का ख्याल था कि इनकलाब बंद हो जाएगा, लेकिन इनकलाब बंद नहीं हुआ। उल्टे आंदोलन के दिनों में वह रोजाना निकला। पुलिस पता लगाती रही कि वह कहाँ से और कैसे निकलता है, लेकिन असफल रही। जो हो, इनकलाब निकलता रहा और निकलता रहेगा। जब्त भी हो जाएगा तो दूसरा इनकलाब निकलेगा, फिर तीसरा। हम इसे किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि हम कितनी बड़ी कठिनाई में पड़ गए। स्कूल कॉलेज बंद रहने से बिक्री भी कम हुई। मैं चाहता हूं कि आप खुद तो हमारी मदद करें, साथ ही अपने साथियों और मित्रों से भी कुछ मदद कराएं। आप जो कहिए, मैंने कहा, मैं करने को तैयार हूं। यह मेरे कहने की बात नहीं, वह बोला। आप जो भी सुविधा अनुसार दे सकें दे, थोड़ी मेहनत करके अपने साथियों और मित्रों से भी जो इकट्ठा कर सकें। मैंने 10 रुपए का नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, यह मेरा है, तो एक दिन में लोगों से इकट्ठा करके भी मैं आपको दे दूंगा। रसीद काटकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, आप माहवार भी कुछ दे सकेंगे? इतना ही बराबर देता रहूंगा। मैंने कहा, ज्यादा दे सका तो मुझे खुशी होगी। अपने साथियों और मित्रों से भी माहवार के लिए कहिएगा। जरूर कहूंगा, मैंने कहा। कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। अब और कुछ कहिए। मैं आपसे क्या कहूँ, मैं मुस्कुराकर बोला। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आपको तो हमें सब बताना चाहिए, हमें रास्ता दिखाना चाहिए। इस व्यवस्था ने हमारे देश की क्या हालत कर दी, आप मुझसे कहीं अधिक देख समझ रहे होंगे। महंगाई और खाद्य संकट, बेकारी, भुखमरी, कारखाने बंद हो रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। आर्थिक संकट, सूबों में आए दिन सरकारें गिर रही हैं और बन रही है। हैरत है कि हमारी विकास योजनाओं का ऐसा परिणाम हुआ। आयोजकों का तो कहना था, वे लोग तो आज भी कह रहे हैं कि जब तक बने रहेंगे बराबर करते रहेंगे, लेकिन वे संकट के सिवा और किसी चीज का निर्माण तो नहीं कर सकते। वे भी तो समाजवाद, कोई अपने बारे में क्या कहता है और सोचता है, वह बोला। उसने कहा, हम उसका काम और इसका काम परिणाम देखेंगे ना। आप ही बताइए, इतने वर्षों में अगर हमारे यहाँ समाजवाद की शुरुआत हुई होती तो क्या हमारे देश की यही हालत होती? मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। नहीं, नाम समाजवाद का लिया जाता है और विकास पूंजीवाद का होता है। यह तो बहुत बड़ा संकट है। संकट तो है, मैंने कहा, यह तो सब स्वीकार करते हैं। और लोग लोग गरीब मजदूरों, किसानों और बाबू लोगों को बदहाली का सवाल ही नहीं है। सवाल पूरे देश का है, देश के विकास का है। आप ठीक कहते हैं, मैंने कहा। जो बेकार सिद्ध हो जाए उसे छोड़ देना चाहिए। छोड़ ही नहीं देना चाहिए, उसने कहा, बल्कि देश के हर आदमी को अपनी शक्ति भर उसकी जगह एक नई व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं। दूसरी बार भी मेरे मुंह से यही बात सुनकर वे हंस पड़े। ठीक है, आप ही बताइए, इस जमाने में दूसरी व्यवस्था कौन सी हो सकती है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बोला। यह कौन नहीं जानता कि नई व्यवस्था समाजवाद ही होगी। ऐसा ना होता तो ये लोग भी आज समाजवाद का मुखौटा क्यों धारण करते? फिर तो हर आदमी के सामने यही सवाल आता है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं या नहीं? आप ठीक कहते हैं। सुनकर हंस पड़ा। उठते हुए बोला, आपको आज सोने में देर हुई, माफ कीजिएगा। नहीं, मैंने उठते हुए कहा, आज इतनी देर आपसे बातें करके बड़ी खुशी हुई। आशा है आप फिर मुझे ऐसा अवसर देंगे। लेकिन ऐसा अवसर मुझे कभी ना मिला। पुल के पास हमारी रोज देखा देखी होती, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होता, लेकिन मैं उसके पास ना जाता। फिर भी उसका वह सवाल मेरे मानस पर चोट करता रहा। साथियों और मित्रों से पैसा मांगना मेरे लिए कठिन काम था, लेकिन मैंने वादा किया था, इसलिए अपने अफसर मित्र और 2 ऐसे साथियों से जो मेरी बात टाल नहीं सकते थे, मैंने 2-3 दिन के अंदर पैसे मांगकर एक शाम उसे दिए। तो उसने मुझे रसीद देकर कहा, यह कितने लोगों से आपने लिया है? 3 आदमियों से। आपके तो और बहुत सारे साथी मित्र होंगे। उसने कहा, हाँ, तो औरों से भी मांग कर देखिए ना। मांगूंगा। विवश होकर मैंने बड़े संकोच, झिझक और परेशानी के साथ यह काम शुरू किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एक बिल्कुल ही नया अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे लगा कि अब जाकर सही मायने में साथियों और मित्रों के साथ मेरा संपर्क और संबंध बना। किसी के साथ हमदर्दी और सहमति का, किसी के साथ द्वेष और विरोध का। देखते ही देखते हमारा एक दल बन गया। स्टाफ रूम में गरम गरम बहसें होने लगी। एक नया वातावरण बन गया। मैं हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। यह अनुभव, यह एहसास मेरे लिए इतना नया था कि इस पर मैं क्या कहूँ समझ ही नहीं आता। थोड़े ही दिनों में मेरा और हमारे दल का एक नाम पड़ गया। उसे स्वीकार करने में हमें खुशी सी हुई और इससे हमारा हौसला भी बढ़ गया। और फिर वह दिन आया
शनिवार का दिन था। कॉलेज से लौटा तो अचानक ही पुल के पास लड़कों को ना पाकर परेशान और हैरान हो उठा। फिर से ऐसा ख्याल आया कि कहीं सबके सब पुल की दूसरी तरफ ना हो। मैंने अपनी साइकिल उठाकर पुल पर चढ़ा और उतरा, लेकिन इस और भी एक भी लड़का ना था। फिर मैंने याद करने की कोशिश की, कहीं इस समय कोई जुलूस का प्रदर्शन तो नहीं। मैंने सुबह अखबार पढ़ा था, लेकिन मुझे याद नहीं आया। आसपास देखा तो कोई भिखारी भी नहीं था जिससे पूछूं। ख्याल आया कि इस वक्त तो यहाँ बहुत सारे भिखारी हुआ करते थे, आखिर गए कहाँ। मैं एक बेचैनी से आगे बढ़ा। डेरे न जाकर सीधे इनकलाब कार्यालय पहुंचा। फाटक पर ही पुल के पास कई लड़के बैठे हुए दिखाई पड़े तो मेरी जान में जान आई। एक लड़के से मैंने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों? नवाब कहाँ हैं? नवाब भैया का कहीं पता नहीं लग रहा। क्या मतलब? मेरा दिल धड़कने लगा। आपको नहीं मालूम क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जल्दी बताओ, नवाब का क्या हुआ? मेरा खड़ा रहना मुश्किल हो गया। लड़का बैठकर बोला, आज सुबह करीब 11 बजे एक कांस्टेबल अपनी साइकिल पर पुल के पास आया। उतरकर उसने साइकिल उठाने के लिए हमारी ओर इशारा किया तो हमने मना कर दिया। आप जानते हैं कि हम लोग पुलिस की साइकिल नहीं ढोते क्योंकि ये पैसा नहीं देते। कांस्टेबल ने कहा, आओ ले चलो, मैं पैसा दूंगा। जिस लड़के की बारी थी उसने उसके पास जाकर कहा, पहले पैसा दे दीजिए फिर आपकी साइकिल उठाऊंगा। पहले पैसा क्यों दूं? पहले काम करो फिर पैसे दूंगा, उसने कहा। तब मैं नहीं ले जाऊंगा। वह लड़का हटने लगा तो कांस्टेबल ने उसे गाली देते हुए उस पर टूट पड़ा और उसे घूसों बूटों से मारने लगा। हम यह सहन न कर सके। हमारे हाथ जो लगा हम भी वही उठाकर उस पर टूट पड़े। हमसे पेश ना पाकर आखिर वह अपनी साइकिल उठाकर भाग खड़ा हुआ। उसे भागते हुए देखकर तमाशा बीनों ने हंसना शुरू कर दिया। उस समय नवाब भैया पुल की दूसरी ओर थे। एक लड़के को भेजकर हमने इस वारदात की उन्हें खबर कराई तो उन्होंने हम सबको उसी ओर बुला लिया। हम सब इकट्ठे हो गए तो वह बोले, आज काम बंद, हो सकता है पुलिस की दौड़ अभी आए। सब लोग इधर उधर होकर अपने बासे पर पहुंचे। एक आदमी इनकलाब कार्यालय में जाकर इस वारदात की सूचना दे आया। हम लोग बासे पर इकट्ठे हुए ही थे कि अचानक लठबंद पुलिस के एक दल ने हम पर हमला बोल दिया और पटापट लाठियां पड़ने लगी। हम गिर पड़े तो जबरदस्ती हमें उठाकर उन्होंने लारी में ठूस दिया। कोतवाली में जाकर उन्होंने फिर हमें गालियां दी, पीटा, फिर एक एक कर सबको छोड़ दिया। हम कोतवाली से दूर खड़े थे, सब आ जाए तो पता चले। सब तो आ गए लेकिन नवाब भैया नहीं आए। हमने बड़ी देर तक उनका इंतजार किया पर वह फिर भी ना आए तो हमें चिंता हुई। हमने एक लड़के को इसकी सूचना देने इनकलाब कार्यालय भेजा और बाकी सब नवाब भैया के बारे में पूछने कोतवाली गए। उन लोगों ने कहा कि सब छोड़ दिए गए हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, तुम लोग भाग जाओ वरना पिटोगे। लेकिन हम वहां से नहीं हटे। इनकलाब के मैनेजर साहब आ गए तो हमने नवाब भैया के बारे में बताया। वह कोतवाली के अंदर गए और बड़ी देर तक के बाद गुस्से में बाहर निकले। बोले, तुम लोग कार्यालय चलो, डर है कि पुलिस ने नवाब को कहीं गायब ना कर दिया हो। 7 लड़कों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, बाकी यहीं है। कोतवाली पर 7 बजे प्रदर्शन करने का फैसला हुआ। शहर में ऐलान हो रहा है। तभी एक और से ऐलान सुनाई पड़ा, भाइयों, आज दोपहर को पुलिस ने 25 मासूम लड़कों को कोतवाली में बंद करके बुरी तरह पीटा। 7 लड़के जख्मी होकर अस्पताल में पड़े हैं और एक लड़के का पता नहीं। मालूम होता है कि पुलिस ने उस लड़के को मारकर उसकी लाश भी गायब कर दी। पुलिस की इस जुल्म और निर्मम हत्या के विरुद्ध आज 7 बजे इनकलाब कार्यालय से एक जुलूस निकलेगा और कोतवाली जाकर पुलिस से लड़के की मांग करेगा। भाइयों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुलूस और प्रदर्शन में शामिल हुए, पुलिस के जुल्म और हत्या के विरुद्ध आवाज उठाएं। जुलूस और प्रदर्शन में शामिल होने के बाद मैं घर लौटा था। हजारों लोगों का मजमा कोतवाली के सामने लगा था। लोग बेहद गुस्से में थे, नवाब की मांग कर रहे थे। कोतवाली का फाटक बंद था, उस पर सशस्त्र पुलिस तैनात थी। आखिर फाटक के पीछे से कलेक्टर प्रकट हुए और उन्होंने माइक पर ऐलान किया कि हम पूरे मामले की तहकीकात करेंगे। हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर इस नवाब यहाँ मारा गया तो उसकी लाश गायब की गई है तो अपराधियों को निश्चित रूप से दंड दिया जाएगा। हम किसी जज द्वारा तहकीकात की मांग करते हैं, मजमे ने आवाज दी। कलेक्टर ने कहा, इसके लिए हम सरकार से सिफारिश करेंगे। इसके बाद जुलूस आगे बढ़ गया। उसके बाद बहुत सारे दिन बीत गए। इनकलाब कार्यालय से मेरा घनिष्ठ संबंध हो गया है। उसी पुल से रोज आता जाता हूँ। नवाब की याद बराबर आती है, पुल के पास और ज्यादा आती है। मेरी आंखें बराबर उसे हर कहीं ढूंढती रहती है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अचानक से कहीं नवाब मेरे सामने प्रकट हो जाएगा और मुस्कुराते हुए मुझसे कहेगा, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं?